जी, मेरा नाम है ज़ीशान शफ़ीक और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दूसरे दोस्तों से शेयर कीजिए। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल करंट। ये पार्ट 2 बना रहे हैं। इलेक्ट्रिकल करंट चूँकि थोड़ा लेंथी टॉपिक था, इस वजह से हमें इसे 2 पार्ट्स के अंदर बनाना चाहिए। पार्ट 1 हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी वो वीडियो अपलोड है, आप अगर देखना चाहें तो वो हमारे चैनल को विज़िट करें और इसका इलेक्ट्रिकल करंट का पार्ट 1 भी आप लोग देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि पार्ट 2 में यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट जो है ना किस तरह बहती है, इसको थोड़ा ज़रा डीपली देखेंगे। पार्ट 1 के हमने अंदर ये वीडियो के अंदर हमने ये चीज़ लेक्चर के अंदर देखा था कि जब भी किसी पीस ऑफ मेटल को किसी सोर्स वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया जाता है तो किस तरह इलेक्ट्रॉन फ्लो करते करते 1 बाय 1 मूव करते करते पीस ऑफ मेटल के थ्रू इलेक्ट्रॉन बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल के अंदर आ जाते हैं। आज हम इसको थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे प्रैक्टिकली किस तरह होता है। वो तो हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, देखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन किस तरह शेल बाय शेल 1 बाय 1 आगे एक दूसरे को धकेलते धकेलते मूव करते हैं। आज प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या होता है। ये पीस ऑफ मेटल है, इस पीस ऑफ मेटल के अंदर जितने भी रेड डॉट्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से करंट मूव करता है। तो होता क्या है, जैसे भी इसे पीस ऑफ मेटल को किसी सोर्स ऑफ वोल्टेज से किसी बैटरी से इसे कनेक्ट किया जाता है तो इसके किसी एक साइड से इसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये समझाने के लिए बताया। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 जो है ना मूव करेगा आगे की तरफ तो क्या होगा, सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करेंगे। ये नंबर 1 वाला इसको रिपेल करके नंबर 2 को धकेल के नंबर 3 की जगह कर देगा और नंबर 3 वाला 4 की जगह चला जाएगा, 4 वाला 5, 5 वाला 6, 6 वाला 7 और 7 वाला 8। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते करते हत्ता के इवन उसकी पीस ऑफ मेटल की एक साइड पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक था सिंपली। अभी होगा क्या, जैसे ही ये पीछे से इलेक्ट्रॉन धकेलते धकेलते पहुँचते जाएंगे और जैसे ही ये पीस ऑफ मेटल की एक साइड पर पहुँचेगा तो ये इसके अंदर जंप कर जाएगा। तो इसके अंदर जंप करने से क्या होगा कि हमने देखा था कि जैसे ये इसके पीस ऑफ मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो स्ट्रेटली मूव करता है। वो खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था, मगर प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब वो इसके अंदर जंप करता है तो इसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों की तादाद के अंदर ऑलरेडी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन एक पीस ऑफ मेटल के अंदर हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये एक हमने छोटा सा डॉट लगाया, इसके अंदर लाखों एटम हो सकते हैं और लाखों एटम के अंदर करोड़ों या अरबों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। यहाँ से लेके ये इस जगह तक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर प्रैक्टिकली देखा जाए अरबों खरबों इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब आपका एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जंप करेगा तो होगा क्या, प्रैक्टिकली क्या होता है, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके अंदर दाखिल होगा तो इसको सामना करना पड़ेगा बहुत सारे अपने जैसे इलेक्ट्रॉन का जिसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो होगा क्या, जैसे ये पीछे से इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएंगे पीस ऑफ मेटल के अंदर जंप करते जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जिग जैग सीधा नहीं चलेगा, जिग जैग टेढ़े मेढ़े रास्ते से, क्योंकि पीछे से तो प्रेशर आ रहा है, इसको जाना है एक पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है। तो होगा क्या, को ये सीधा नहीं जाएगा, कभी इसके साथ टकराएगा रिपेल करके, वो उसको धकेलेगा इस तरफ, इस जगह से इस तरफ। इस तरह ये चीज़ जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर नीचे दाएं बाएं जिग जैग टेढ़े मेढ़े इलेक्ट्रॉन इस तरह से रास्ते से गुजरता इवन के लास्टली ये पीस ऑफ मेटल का जो लास्ट सिरा है वहाँ से निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते चलते बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के तरफ आ जाएगा। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये वाला पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ इलेक्ट्रॉन को आने में हो सकता है 5 घंटे लग जाए, 7 घंटे लग जाए, मे बी प्रैक्टिकली 8 घंटे लग जाए। क्यों?
कि उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का समुंदर है, जिनके ऊपर भी ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन चाहे बैटरी से निकलने वाला हो और चाहे पीस ऑफ मेटल के ऊपर हो, उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। इस वजह से इसको यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी या प्रॉब्लम, अगर कहा जाए टेक्निकली कहा जाए तो बहुत ज़्यादा इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाने में। यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक पीस ऑफ मेटल से या एक वायर के एक सिरे से दूसरे सिरे में जाने में इतना वक्त लगता है, तो हम तो प्रैक्टिकली अगर देखें, जैसे बटन को, किसी चीज़ के बटन को ऑन करते हैं, टर्न ऑन करते हैं, वैसे ही लाइट, पंखा, मोटर, कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ हो उसी टाइम ऑन हो जाती है, जैसे ही ऑफ कर देते हैं तो वैसे ही ऑफ हो जाती है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको हो सकता है 10 घंटे लग जाए, हो सकता है 5 घंटे लग जाए, हो सकता है उसे आधा घंटा लग जाए। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ज़्यादा है। यस मेरे भाई, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा है। होगा क्या, प्रैक्टिकली जैसे ये पीस ऑफ मेटल के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन इंसर्ट होगा फॉरेन सोर्सेज से, जब बैरूनी ज़रिए से जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंटर होगा, तो सेम टाइम पर एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है ना आपका सर्किट से आउट हो जाएगा, क्योंकि ये पीस ऑफ मेटल फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की तादाद बहुत ज़्यादा है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंटर होगा, प्रैक्टिकली एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस पीस ऑफ मेटल के अंदर अगर 1 लाख इलेक्ट्रॉन दाखिल होंगे, वहाँ से 1 लाख इलेक्ट्रॉन मूव करके अगले सर्किट के अंदर शामिल हो जाएंगे। अगर यहाँ से 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन इस पीस ऑफ मेटल की एक साइड से इंटर होगा, तो दूसरे साइड से प्रैक्टिकली 1 करोड़ उसी टाइम विद इन माइक्रो सेकेंड, हम माइक्रो सेकेंड को तो प्रैक्टिकली नाप नहीं सकते मगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड के अंदर, विद इन सेकेंड के अंदर ये यहाँ से वहाँ पर निकल जाएंगे। इस पीस ऑफ मेटल की लंबाई 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर तक भी हो सकती है। कोई भी ट्रांसमिशन लाइन हो सकती है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से तकरीबन इसकी इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिसिटी की जो रफ्तार है, अगर स्पीड की बात करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ पर 2 चीज़ें बात की कि इलेक्ट्रॉन खुद जैसे इसके अंदर इंटर होगा तो वो तो खुद घूमता फिरता जिग जैग करता उस सिरे के दूसरे सिरे पर में भी 5 घंटे के अंदर आए, 10 घंटे से बाहर निकले, 20 घंटे से बाहर निकले, मगर क्योंकि ये शेल ऑलरेडी, ये पीस ऑफ मेटल ऑलरेडी फुल होता है इलेक्ट्रॉन से, सो कैसे ही जैसे ही हम इसके अंदर थोड़ा सा एक और इलेक्ट्रॉन दाखिल करेंगे, उसके दूसरे सिरे से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो हमारा मकसद ये है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन मूव करें। तो ये इलेक्ट्रॉन की अगर इंडिविजुअली बात की जाए तो इंडिविजुअली तो इसको एक सिरे से, एक सर्किट के एक सिरे से दूसरे सिरे में निकलने में भी कितनी देर लगे उससे मतलब नहीं है। जैसे ही इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके अंदर हलचल पैदा हो जाएगी, इसके दूसरे सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल के मूव करके बैटरी के नेगेटिव साइड से हो जाएगा। तो इसमें 2 चीज़ें हैं कि जो पीस ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी रफ्तार खुद तो इंडिविजुअली बहुत सुस्त होगी, कम होगी, मगर जैसे ही हम उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो अच्छी बात यह है कि अगले ही सिरे पर दूसरा इलेक्ट्रॉन वहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करके बैटरी के दूसरी साइड पर आ जाता है। तो इसी तरह प्रैक्टिकली जैसे हम पंखे को ऑन कर देते हैं तो उसी टाइम वो ऑन हो जाता है, विद इन 1 सेकेंड। हम एक 1 सेकेंड को कंसिडर कर सकते हैं, 1 सेकेंड से नीचे हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो नाप नहीं सकते। तो जैसे ही किसी चीज़ को ऑफ करते हैं तो विद इन 1 सेकेंड वो चीज़ ऑफ हो जाती है। हालांकि वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से धक्का खा के गया था वो में भी कहीं ना कहीं फंसा हो, मगर हमें मतलब है कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंटर होगा, दूसरे साइड से इलेक्ट्रॉन वहाँ से आउट करके बाहर चला जाएगा। सो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है पीस ऑफ मेटल के अंदर, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगी। ये होगी तो सही, इलेक्ट्रॉन जैसे इसके अंदर इंटर होगा, इसके अंदर जाएगा तो वो एक समझ ले कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया के अंदर फंस गया है और उसको वहाँ से गुजर के भी जाना है।
वहाँ से फंस गया, पर उसको गुजर के भी जाना वो है, रास्ता उसका वही है। उसको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली जिगजैग घूमना पड़ेगा। जैसे हम लोग कभी कभी रश में फंस जाते हैं तो हम लोग स्ट्रेट 190 डिग्री के ऊपर नहीं जा सकते, हमको वहाँ से ही गुजरना है, तो हम लोग जिगजैग कभी लेफ्ट राइट करके जहाँ से हमें इजीली रास्ता मिलता जाएगा उस रास्ते से गुजर के हम लोग आउट हो जाएंगे। एंड ये जो जिगजैग घूमता है इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह भी क्या होती है, इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, उसी वजह से वो एक दूसरे को सीधा रास्ता नहीं देते। ये नहीं कि मतलब ये है कि ये जो हमारी करंट को या इलेक्ट्रॉन को बहाव के अंदर जो पैदा होने वाली रुकावट है वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन ही है। उन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट गुजरती है, और वो ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दोनों को स्टेट, इस इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट को स्टेट है या तेज़ है वो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है। सो अगर हम बात करें इस करंट के बहाव के अंदर, बेसिकली हमारे पास तीन फैक्टर, तीन चीज़ें हमारे पास आती हैं। सबसे पहली आती है वोल्टेज। वोल्टेज का सिंबल क्या होता है, V, और इसको जो यूनिट होता है वो होता है, उसको भी वोल्टेज कहते हैं, और उसको भी V से ज़ाहिर करते हैं। उसको भी ज़ाहिर करने के लिए V से ही नॉमिनेट किया जाता है। तो वोल्टेज एक्चुअली क्या होता है, वोल्टेज वो ताकत होती है, वो प्रेशर होता है या वो धक्का होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अगर पीस ऑफ मेटल को वैसे ही रख दिया जाए, 100 साल तक पड़ा रहे, तो उसके अंदर से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। क्यों? कि आपने उसे किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट ही नहीं किया। वोल्टेज सोर्स ही बेसिकली वो चीज़ है जो इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो करने के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। कि अगर ये वोल्टेज किसी पीस ऑफ मेटल के अक्रॉस जो है ना अप्लाई नहीं किए जाते तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे मगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए हमें क्या चाहिए, वोल्टेज। वोल्टेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल अदा करता है इलेक्ट्रॉन को एक साइड से किसी भी मेटल के किसी भी चीज़ के अंदर, सर्किट के अंदर मूव करने के लिए। नंबर 2 चीज़ आ जाती है करंट। करंट का सिंबल है I और इसका यूनिट है एम्पेयर, और एम्पेयर को A से ज़ाहिर करते हैं। और करंट क्या है कि चार्ज को, यानी इलेक्ट्रॉन को कह सकते हैं या इलेक्ट्रिकल चार्ज को, इलेक्ट्रिकल चार्ज के एक जगह से दूसरी जगह के जाने को करंट कहते हैं। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट। कि यहाँ से वहाँ तक अगर एक जगह से दूसरी जगह तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट। ये दो चीज़ें तो हमें बहुत इजीली समझ लगी कि वोल्टेज वो चीज़ है जो धक्का लगाती है, इलेक्ट्रिकल करंट वो है जो धक्का लगने की वजह से जो मूवमेंट होती है। यानी कि वोल्टेज ने धक्का लगाया, एक प्रेशर दिया, एक एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को, भाई यहाँ से निकलो, आगे चलो, तो इलेक्ट्रॉन चल गए, चल के एक जगह से दूसरी जगह गए, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। और तीसरी चीज़ इसके अंदर आती है रेजिस्टेंस। हमने बहुत डिटेल से भी बात की कि रेजिस्टेंस क्या है, कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंटर तो हो जाएगा मगर इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन एक दूसरे रिपेल, जो एक सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसके अंदर इंटर होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इलेक्ट्रिकल इस पीस ऑफ मेटल के अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे के अंदर जाने में। तो रेजिस्टेंस क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल करंट के बिल्कुल उलट है। रेजिस्टेंस उस चीज़ को कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल करंट को बहने में रुकावट पेश आती है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। द थिंग इज अपोज द इलेक्ट्रिकल करंट, मतलब ये कि चार्ज यहाँ से वहाँ जाना चाहता है तो क्या चीज़ उसको रोके रखती है, रेजिस्टेंस। वो जो रोके रखती है या उसको कम कर देती है या उसकी स्पीड को कम कर देती है या फ्लो को कम कर देती है, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो चीज़ हुई जो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल करंट के उलट है। इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं फ्लो को, तो रेजिस्टेंस कहते हैं उस फ्लो के अंदर रुकावट को। इस लिहाज से देखा जाए तो एक रिलेशनशिप बन जाता है इनका, जिसको ओहम लॉ भी कहा जाता है। रिलेशनशिप क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट क्या कहती है, I, उसको जाहिर करने के लिए सिंबल है I और वोल्टेज को सिंबल है V। I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V। ये कैसे है कि मतलब ये कि अगर जितने वोल्टेज ज़्यादा होते जाएंगे, यहाँ पर हमने देखा अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से आउट हो जाएगा, चाहिए। यहाँ से अगर वोल्टेज 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन भेजते हैं तो अगले सिरे से 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी साइड में आ जाएंगे, सर्किट की दूसरी। यहाँ से 1 अरब 1 बिलियन अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वहाँ से 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन आउट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे वोल्टेज को हम बढ़ाते जाएंगे,
यहाँ पर हम अगर 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो फ्लो और होगा, इसको बढ़ा के हमने 24 कर दिया है, फ्लो और होगा। अगर 48 कर दिया है तो फ्लो और होगा। और का मतलब यह है कि जैसे जैसे वोल्टेज की हम क्वांटिटी वोल्टेज के नंबर ऑफ वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, सो इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल करंट। ओवरऑल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज विल बी इंक्रीज विद द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन ऑफ द वोल्टेज। जैसे वोल्टेज बढ़ेंगे करंट बढ़ेगी, अगर वोल्टेज कम कर देंगे तो करंट भी कम होगी। यहाँ पर अगर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, उसको हमने करके 50 लाख कर दिया तो 50 लाख ही वहाँ से आउट होंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे वोल्टेज को हमने कम कर दिया तो करंट भी कम होगी। इसकी मिसाल इसी तरह जैसे हम लोग किसी चीज़ को धक्का मारते हैं, पुश करेंगे हल्की सी ताकत से, वो थोड़ा सा सफ़र तय करेगा। अगर हम थोड़ी सी ज़्यादा और एनर्जी इसके ऊपर सर्फ करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा तो कुव्वत और ताकत से उसको धक्का मारेंगे, वो थोड़ी सी और ज़्यादा दूर जाएगी। और अगर हम अपनी पूरी ताकत से किसी भी चीज़ को धक्का मारें तो वो मैक्सिमम एरिया जितना उसको वो कवर करना होगा वो कवर कर लेगी। यानी कि हमारा धक्का लगाना वो वोल्टेज है, और जो उसकी धक्के की वजह से वो कोई चीज़ अगर मूव करती है उसे इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। नंबर 2 रिलेशनशिप बन जाती है करंट की और रेजिस्टेंस की। हमने बात की करंट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। क्यों जी? करंट कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज को, और रेजिस्टेंस कहते हैं उस फ्लो ऑफ चार्ज के अंदर पैदा होने वाली रुकावट को। रुकावट क्यों पैदा हुई जी? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते थे, उस इलेक्ट्रॉन को गुजरने के लिए सीधा रास्ता नहीं मिलता। ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट का अपोजिट होता है रेजिस्टेंस। मतलब ये कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, यहाँ पर जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतने कम इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूसरे सिरे पर जाएंगे। अगर जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतने ज़्यादा जाएंगे, और जितनी कम रेजिस्टेंस ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतने कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मतलब ये दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री अपोजिट हैं। सो इन दोनों रिलेशनशिप को हम अगर एक इक्वेशन बनाए तो उसको कहते हैं I इज इक्वल टू V/R। सेम टाइम करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। क्योंकि जी वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट कम हो जाती है। I इज इक्वल टू V/R। और इससे हम अगर V की वैल्यू वोल्टेज देखना चाहें तो इसको V एक साइड पर रख देंगे, IR इज इक्वल टू वोल्टेज। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं, ये इस फार्मूले के थ्रू अगर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, रेजिस्टेंस करंट वोल्टेज, 3 में से कोई 2 चीज़ें हैं, जैसे करंट और वोल्टेज, हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। अगर हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस, हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस, हम करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ से हमें ये चीज़ समझ लगी जी रेजिस्टेंस क्यों और कैसे पैदा होती है, करंट के फ्लो कैसे होता है। ठीक है, और एक चीज़ हमारे जहन में आ रही है कि रेजिस्टेंस वो चीज़ है, वोल्टेज की तो बात करें, जैसे वोल्टेज बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगी, मगर रेजिस्टेंस वो चीज़ है जो करंट की तादाद को, मिकदार को और फ्लो को थोड़ा लिमिट कर देता है, कम कर देता है। एक क्वेश्चन इस लेक्चर में ये भी उठता है कि जी अगर रेजिस्टेंस को हम 0 कर दें तो मतलब ये कि अगर रेजिस्टेंस हो ही ना, इससे होगा क्या? I इज इक्वल टू V/R। अगर हम रेजिस्टेंस को बिल्कुल 0 कर देते हैं तो I क्या होगा? करंट कितनी होगी? I इज इक्वल टू V/0। V अगर 1 वोल्टेज भी होगा तो करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। आपको पता है कि क्यों? 0 की वैल्यू कुछ भी नहीं होती। तो प्रैक्टिकली ऐसा कब होता है? जब कभी शॉर्ट सर्किट होता है। अगर वोल्टेज, अगर करंट की तादाद रेजिस्टेंस की अगर मिकदार है बिल्कुल 0 हो जाए, बिल्कुल 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हल्का सा एक वोल्टेज भी अनलिमिटेड फ्लो ऑफ करंट कर सकता है। अनलिमिटेड फ्लो ऑफ करंट क्यों कर सकता है? क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये समझ लें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ मूव कर जाए, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से उस तरफ दूसरी तरफ मूव कर जाएंगे। सो प्रैक्टिकली जो है ना, अगर रेजिस्टेंस 0 कर दी जाए तो इससे नुकसान होगा, फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। हाँ, इसके मौजूदगी में थोड़ा नुकसान होगा कि थोड़े से वोल्टेज हमारे जो है ना कहीं ड्रॉप हो जाएंगे। अगर रेजिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए तो इसके नतीजे में शॉर्ट सर्किट्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा करंट होती है, उसकी वजह से नुकसान होते हैं। जैसे कि इंसुलेशन का जल जाना, केबल की इंसुलेशन का जल जाना, किसी पंखे, किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ का जल जाना, क्योंकि उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज है, वो अनलिमिटेड हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, इवन वो चीज़ अगर हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, जैसे पानी है वो फ़ायदेमंद है, अगर अनलिमिटेड हो जाए, सैलाब आ जाए तो वो
वही पानी जो फ़ायदेमंद है वो हमें नुकसान देना शुरू कर देता है। इस तरह आग है, आग बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, मगर अगर अनलिमिटेड हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो शहरों को आग लग जाती है, जैसे देखा जंगलों में आग लग जाती है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसी तरह जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ी बहुत करंट जो है ना उसको फ्लो करने के अंदर प्रॉब्लम होती है, मगर अगर रेजिस्टेंस दुनिया के अंदर ख़त्म हो जाएगी, रेजिस्टेंस अगर दुनिया के अंदर प्रैक्टिकली ख़त्म हो जाएगी, तो उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा करंट बहेगी जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली ऐसा कब होता है? शॉर्ट सर्किट के दौरान। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है थंडरिंग। जब कभी आप बादल गरजता है तो आसमानी बिजली कड़क दिया है, तो मिलियन बिलियन ऑफ द जो है ना वोल्टेज और अम्पेयर जो है ना वो ज़मीन के ऊपर गिरते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और उस किस्म की करंट और वोल्टेज को हम लोग कंट्रोल भी नहीं कर सकते। और इवन आज तक कोई भी ऐसा साइंटिस्ट, कोई भी ऐसा जो है ना इलेक्ट्रिकल कोई इंजीनियर ऐसा नहीं है जिसने जो शॉर्ट सर्किट यानी या ये कह लें जो थंडरिंग के दौरान जो शॉर्ट सर्किट जो करंट पैदा होती है और जो वोल्टेज होती हैं उसको मेजर किया हो। सो होपफुली आप लोग इस वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिकल फ्लो को, करंट को, रेजिस्टेंस को और इसको चीज़ों को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझ चुके होंगे। एक शॉर्ट सी समरी थोड़ी सी बयान कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्ज के एक जगह से दूसरी जगह जाने को करंट कहते हैं। वो करंट क्यों जाती है? वोल्टेज की वजह से। वोल्टेज करंट को, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज को धक्का लगाते हैं, तब ही ये यहाँ से वहाँ जाते हैं। और नंबर 2 एक और चीज़ यहाँ पर अहम बात बताना कि जो इलेक्ट्रिकल करंट का एक जगह से दूसरी जगह बहना, फ्लो ऑफ चार्ज, ये एक फिजिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन नहीं है, फिजिकल है। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ, एक निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन इंटर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इसके अंदर खाली फिजिकल चेंज होता है कि यहाँ से एक तरफ से गया, दूसरी तरफ से निकल गया। अगर किसी एटम के अंदर आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एक निकल जाए, प्रैक्टिकली निकल जाए, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो वो किसी और चीज़ के साथ इजीली केमिकल रिएक्शन कर सकता है। तो इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो एक फिजिकल चार्ज, फिजिकल रिएक्शन है, इलेक्ट्रिकल जो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। क्योंकि जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, प्रोटॉन की तादाद उसके साथ बिल्कुल बराबर रहेगी और कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिकल करंट का जो फ्लो है वो खाली एक फिजिकल रिएक्शन है कि एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर आया और उसी दूसरी तरफ निकल गया। विद नैनो सेकेंड एक वो दूसरा इलेक्ट्रॉन उस जगह पर आ गया जहाँ पर पहला मौजूद था। विद नैनो सेकेंड वो अगला इलेक्ट्रॉन वहाँ से मूव कर जाएगा। और ये फिजिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन नहीं है। कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ये इलेक्ट्रिकल नॉलेज की जर्नी के अंदर हमारा साथ दें और अच्छे कमेंट्स करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का जो सिंबल है उसको, बेल आइकन को टर्न ऑन कर दें। इससे होगा क्या कि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड होंगी वो एज सुन एज पॉसिबल आपको नोटिफाई कर दी जाएगी यूट्यूब के थ्रू।